हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रवि पर। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आगामी बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए हम लोग क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चंस आंसर लेके उपस्थित है, जो कि काफ़ी ज़्यादा तांडव मचाने वाला है। और इस प्रकार के प्रश्न जो है प्रत्येक ईयर्स आपसे पूछे गए हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न का यहाँ पे टोटल जो है 10 प्रश्न लाया गया है और अति महत्वपूर्ण मॉडल सेट ये आपके लिए होने वाले हैं। और फाइनल एग्जाम मात्र 10 दिन बाद है और इस प्रश्न को करना बहुत ही आपके लिए जरूरी है। तो पहला नंबर क्वेश्चन पर आज हम चर्चा करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं आपके स्क्रीन के सामने है और ऐसे प्रश्न जो है प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए, जैसा कि मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ। जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए पर आपसे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आज के लेक्चर्स को करते हैं स्टार्ट फटाफट से, बिना समय को खराब किए हुए। तो पहला सवाल आपसे जो पूछा जाता है प्यारे बच्चों, वो जन आंदोलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो जन आंदोलन पर क्या करना रहता है, एक प्रकार को आपको टिप्पणी लिखना रहता है। तो ये जो सवाल आपसे पूछे जाएंगे ना, ये 5 नंबर में पूछे जाएंगे, जो कि यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय में पूछे जाते हैं। तो मिक्सिंग प्रश्न है, जहां भी आपसे पूछे जाएंगे वहां पे आपको चपका देना है आंसर डायरेक्टली, वो भी 100% श्योर के साथ। तो जन आंदोलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। चलिए हम शुरुआत करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, आपको याद हो जाना चाहिए आज के इस लेक्चर्स में। अब समय नहीं है कि आप रिवाइज करें, अब जो है यहाँ पे लास्ट वार्निंग है आपके लिए, ऐसे प्रश्न जो कि आप 100% याद कर लेंगे। तो आज के भौतिकवादी और अवसरवादी युग में जो है राजनीतिक दल केवल सत्ता के राजनीतिक ही करने में लगे रहते हैं। जैसा कि सभी को पता है कि आज में जो भौतिकवादी और अवसरवादी लोग जो है, जो राजनीतिक दल है, बिहार में हो, साथ ही साथ यूपी, बांग्लादेश, जहाँ भी भारत के किसी कोना में हो, वो केवल राजनीतिक करने का हाल जानते हैं और न ही वो जन आंदोलन के लिए का कोई काम करते हैं। तो ये केवल सत्ता की राजनीति को करने में लगे रहते हैं और जनहित से अभी अनभिघ्न रहते हैं, यानी जनहित से उसको कोई मतलब ही नहीं रहता आजकल के राजनीतिक को। तो इस कारण से राजनीतिक दल जनता से अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं। विश्वसनीयता कहने का मतलब है कि जो भी राजनीतिक दल है या जो भी हमारे पक्ष और विपक्ष की पार्टी है, वो जनता से विश्वास खो चुके हैं कि वो हमारे लिए कुछ कर पाएंगे। तो ये जो है जन आंदोलन का क्या कर सकता है, उदय कर सकता है एक प्रकार का। इस कारण से जनता स्वयं अपने हितों की रक्षा के लिए स्वयं ही संगठित होकर अपने हितों की रक्षा करती है। यानी जब जनता जानती है कि राजनीतिक दल हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, तो स्वयं संगठित हो जाते हैं सारे जनता और अपने हित की रक्षा के लिए मांग करते हैं। इसे ही जन आंदोलन कहा जाता है। सिंपल सा भाषा में हम अगर आपको समझाए, याद कराने का प्रयास कराए, तो याद रखिएगा, अगर आपके सरकार जो है, आपके सरकार प्यारे बच्चों, अगर आपके लिए कोई कार्य नहीं कर रहा है और आप सभी जनता मिलके गठित हो गए और अपने हितों की रक्षा के लिए जो है जन आंदोलन करने लगे, जैसे कि संपूर्ण क्रांति जो है वाला भाषण दिया था, वहाँ पे बहुत सारे आदमी जुट गए थे। कौन दिया था, तो आपको पता होगा, हिंदी में चैप्टर्स भी है संपूर्ण क्रांति, जिसका यहाँ पर भाषण देने वाला का नाम है जयप्रकाश नारायण। याद रखिएगा, 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में दिया था। कुछ इसी प्रकार से जन आंदोलन करते हैं, तब हम किसी भी सरकार को पक्ष में रहे विपक्ष में रहे उसको झुका सकते हैं। जनता सरकार और समाज के ध्यान अपनी मांगों की ओर दिलाते हैं और आवश्यकता पड़ने पर यह आंदोलन करते हैं। बिल्कुल राइट है। धरना देते हैं और प्रस्ताव पारित करते हैं। अपने अपने हितों के लिए हित समूह और दबाव समूह के रूप में संबंधित लोग इकट्ठे होते हैं और अपने विषयों पर विचार विमर्श करते हैं, योजना बनाते हैं और सफलता भी प्राप्त करते हैं। और जैसा कि सरकार को झुकाने में भी कामयाब हो जाते हैं। अगर मान लीजिए हमारी देश में कोई सरकार नहीं सुन रही है और भारत की जनता एक हो जाए, तो किसी भी सरकार को झुका सकती है। जैसे कि कृषि कानून जो आया था, उस पर बहुत सारे किसान ने आंदोलन किया और सरकार को झुका दिया। यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी को भी कहना पड़ा कि हम इस बिल को वापस लेते हैं। सेम वैसे ही अभी जो हमारे बिहार में बीपीएससी का यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है, इसमें भी लगातार स्टूडेंट सब लगे हुए हैं अपना जो है आंदोलन करने में, कि हम किसी प्रकार जो है री एग्ज़ाम करवा पाए। कुछ इसी प्रकार से आपको लिखना है कि यहाँ पे स्टूडेंट और टीचर्स जो आपकी कॉपी चेक करेंगे, उनमें तालमेल बैठे और वो समझ सके आपकी बातों को। और आपको जो है इस प्रकार से लिखना है ना प्यारे बच्चों, हेडलाइन साथ साथ अच्छी देनी है, राइटिंग अच्छी लिखनी है, साथ ही साथ जो लाइनें इंपॉर्टेंट है उसको अंडरलाइन करना है। तब ये एग्जामिनर को भी समझ में आ जाएगा कि हाँ, जो भी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर लिखा है वो काफ़ी यहाँ पे तेज है, इंटेलिजेंट है और अच्छे तरीके से सभी प्रश्नों का जवाब दिया है। तो सबसे पहले कार्य करेंगे आप साफ लिखने का। 10 दिन बचे हैं और इस बीच में हम आपको ये नहीं करेंगे कि आप हैंड राइटिंग को सुधार लीजिए। अभी से लिखना 10 पेज प्रारंभ कर दीजिए रोज। 10 दिन में आपकी हैंड राइटिंग थोड़ा बहुत तो सुधार जरूर हो जाएगा। सुरक्षा परिषद की क्या कार्य है, और जिसका हैंड राइटिंग अच्छा है उनके लिए तो बल्ले बल्ले है। सुरक्षा परिषद के क्या कार्य है, ये आपसे पूछा जाता है दूसरा नंबर सवाल में। ये भी सवाल जो है आपके लिए एमबीबीआई है और प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए सवाल है। सुरक्षा परिषद के क्या कार्य है, आंसर में लिखेंगे सुरक्षा परिषद जो है संयुक्त राष्ट्र के कार्यपालिका के समान है।
इसके 15 सदस्य होते हैं। सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य, जिनमें 5 अस्थायी सदस्य हैं। पहला कौन है? अमेरिका, दूसरा है इंग्लैंड, फ्रांस, चीन और रूस। पहले सोवियत संघ इसका अस्थायी सदस्य था, परंतु जनवरी 1992 में सोवियत संघ की समाप्ति के बाद यह स्थान रूसी गणराज्य को दे दिया गया। यह स्थान किसको दे दिया गया प्यारे बच्चों? रूसी गणराज्य को दे दिया गया। तो याद रखिएगा, कार्य निम्नलिखित हो सकते हैं, इनके कौन कौन सा कार्य है जरा ध्यान देंगे। सुरक्षा परिषद के कार्य निम्नलिखित है। ये सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। यह विश्व में शांति स्थापित करने के लिए उत्तरदायी है। कौन? सुरक्षा परिषद जो है विश्व में क्या चाहती है? तो शांति चाहती है। किसी भी मामले पर जो विश्व शांति के लिए खतरा बना हो, विचार विमर्श कर सकती है। दूसरा नंबर पॉइंट है इसी का कि यह किसी भी देश द्वारा भेजी गई किसी भी शिकायत पर विचार करती है। कोई भी अगर देश किसी भी चीज़ के लिए शिकायत करता है, उस पर यहाँ पे विचार करती है, बैठक होती है और उनके बारे में चर्चा होती है और मामले या झगड़े को सुलझाने का प्रयास करती है। याद रखिएगा। अगला है 3 नंबर पॉइंट है कि सुरक्षा परिषद अपने प्रस्ताव या निर्णय को लागू करवाने के लिए सैनिक कार्रवाई भी कर सकता है। इराक के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई का निर्णय सुरक्षा परिषद ने लिया था। इराक के विरुद्ध जो है सैनिक कार्रवाई भी किया गया। अगर कोई देश किसी देश पर जबरदस्ती आक्रमण कर रहा है तो सारे ऐसे देश जो है, नाटो है, साथ ही साथ एशिया के बहुत ऐसे देश है जो मिले हुए हैं, तो ये एक देश पर आक्रमण सभी देश मिलकर कर सकता है कि आप किसी भी देश के विरुद्ध जो है अनैच्छिक रूप से या बिना किसी बात के आक्रमण नहीं कर सकते। तीसरा नंबर प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के बारे में आप क्या जानते हैं? ये आपको बताना है। ये सवाल आपसे 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। PYQ में ऑलरेडी सवाल पूछे गए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के बारे में आपसे पूछा जाता है प्यारे बच्चों। आंसर में क्या लिखेंगे जरा हम देखते हैं और किस प्रकार से आप किसी भी लाइन को अंडरलाइन कर सकते हैं उसके बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो उन वित्तीय संस्थाओं का नियमन तथा वित्तीयन करता है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करता है। यह वैश्विक स्तर की वित्त व्यवस्था की देखभाल करता है और मांगे जाने पर वित्तीय तथा तकनीकी सहायता मुहैया कराता है। इसके सदस्यों की संख्या टोटल कितनी है? 184 है। इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं, कितनी है? 184 है। लेकिन इसके सभी सदस्य देशों को समान मताधिकार प्राप्त नहीं है। समूह 8 के सदस्य देशों को 55% मताधिकार प्राप्त होते हैं और समूह 8 के सदस्य जो है कौन कौन है? अमेरिका है, जापान है, जर्मनी है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, इटली, कनाडा और रूस। केवल अमेरिका के पास 174% मताधिकार प्राप्त है। उसमें जो है 174% ही मताधिकार किसके पास है? अमेरिका अकेले जो है ये लेके बैठा हुआ है। कौन? अमेरिका। याद रखेंगे। तो ये प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से थे और ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगला है सवाल 4 नंबर सवाल क्या है कि यहाँ पे ताशकंद समझौता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ताशकंद समझौता सर क्या है, इसके बारे में एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है और ये 2 नंबर वाले में पूछे जाएंगे, 2 नंबर में पक्के पूछे जाएंगे। याद रखिएगा। तो आंसर में क्या लिखेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 लाइन लिखने का प्रयास करेंगे आप, इससे ज़्यादा नहीं लिखेंगे। 2 नंबर वाले प्रश्न में याद रखिए 3 से 4 लाइन बहुत है आपके लिए। तो भारत और पाक के 1965 के युद्ध के बाद दोनों के बीच एक संधि हुई जिसे यहाँ पे ताशकंद समझौता कहा जाता है। किनके बीच हुआ था? भारत और पाक के 1965 के युद्ध के बाद जो है दोनों के बीच एक संधि हुई जिसे ताशकंद समझौता कहा गया। ताशकंद समझौता सोवियत संघ के प्रभाव से हुआ था। इस समझौता पर भारत के प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री तथा पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खां के हस्ताक्षर हुए और उसे 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री का हृदय गति रुकने से निधन हो गया। किसका? 11 जनवरी 1966 को जो है लाल बहादुर शास्त्री का हृदय गति रुक गया और उनका निधन हो गया, जो कि भारत के प्रधानमंत्री उस समय में थे। तो यही था ताशकंद समझौता। याद रखिएगा, सोवियत संघ के प्रभाव से हुआ था। कब हुआ था? 1965 के युद्ध के बाद हुआ था, ये भी याद रखना है। इस पर लाल बहादुर शास्त्री का, पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खां के भी हस्ताक्षर थे। तो ये भी सवाल उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। PYQ में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, BBI है आपके लिए, इसीलिए मैं यहाँ पे लेके आया था। आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। चलते हैं अगला नंबर सवाल की ओर और 5 नंबर सवाल थोड़ा लाजवाब है, इस पर फोकस कीजिएगा। सवाल आपसे क्या पूछे जा रहे हैं इस पर भी फोकस करें। क्या है कि कोई 3 कारण बताइए। क्या पूछा गया? कोई 3 कारण बताइए जिसके कारण स्वतंत्रता के बाद करीब 3 दशकों तक भारतीय राजनीति पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हावी रहा और एक छत्र राज किया। यानी स्वतंत्र के बाद भी करीब 3 दशक, यानी 3 दशक जो है भारतीय राजनीतिक जो है राष्ट्रीय कांग्रेस हावी रहा था और
एक छत्र राज किया, अकेला राज किया। आंसर में लिखेंगे कि भारत के प्रथम उपचुनाव 1952 में हुआ। 1952 के बाद जो है 57 और व 62 तक के चुनाव में कांग्रेस का प्रभुत्व बना रहा। हालांकि 1967 के चुनाव में प्रथम बार कांग्रेस का प्रभाव कम हुआ, क्योंकि केंद्र में भी सरकार बनाने के लिए इसे केवल साधारण बहुमत ही प्राप्त हुआ। वह कई राज्यों में इसकी सरकार नहीं बन पाई। इसके निम्न प्रमुख कारण थे। केवल पहले 3 आम चुनाव में कांग्रेस का अत्यधिक प्रभाव रहा, ये आपको बताना था। ये भी सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसका कौन कौन सा कारण था? तो राष्ट्रीय आंदोलन का वातावरण का प्रभाव, दूसरा था चमत्कारी नेतृत्व का प्रभाव, और तीसरा कांग्रेस का जन आंदोलन का स्वरूप, और चौथा क्या था? विरोधी दलों का अभाव। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। 6 नंबर सवाल पर जरा फोकस करें। सवाल आपसे क्या पूछे जा रहे हैं, जरा ध्यान देंगे। ये भी सवाल लाजवाब है। 6 नंबर सवाल क्या है प्यारे बच्चों? कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 का संक्षिप्त उल्लेख करें। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 का क्या करना है? आपको संक्षिप्त में उल्लेख करना है। चलिए करते हैं आंसर में। विभिन्न राज्यों से उठी भाषाओं के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग के आधार पर केंद्र सरकार ने 1953 में एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया, जिसको यह कार्य दिया गया कि वह यह देखे कि क्या राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर करना उचित होगा, वह इसके देश की एकता अखंडता पर कोई खतरा तो उत्पन्न नहीं होगा। यानी राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 का जो संक्षिप्त उल्लेख था, उसमें जो है राज्य के पुनर्गठन की मांग के आधार पर क्या था? केंद्र सरकार ने 1953 में एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया, जिसको यह कार्य दिया गया कि आप देखिए कि राज्यों का पुनर्गठन के भाषा के आधार पर करना उचित होगा क्या, इसके देश के एकता पर और अखंडता पर कोई खतरा तो नहीं बनेगा, तो उत्पन्न तो नहीं होगा। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया कि राज्य की सीमाओं का निर्धारण भाषा के आधार पर किया जाना चाहिए। सीमा का निर्धारण भाषा के आधार पर किया जाना चाहिए, और कमीशन की इन सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने 1956 में राज्य पुनर्गठन कानून पारित किया, जिसके आधार पर भाषा को आधार बनाकर कई नए राज्य का निर्माण किया गया। इस कानून के आधार पर यह स्वीकार किया गया कि भारत के समाज का मूल आधार इसका बहुल स्वरूप ही है। जैसे बांग्लादेश में बंगाल में, हमारे भारत के बंगाल में जो है अलग भाषा चलती है, तेलंगाना में अलग चलती है। यानी ये भाषा के आधार पर इन सभी राज्यों का क्या किया गया? बंटवारा किया गया। यही राज्य पुनर्गठन अधिनियम है। 1906 यहाँ पे कब इसका किया गया? 1956। इसी के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखना था। 7 नंबर सवाल क्या है कि स्वतंत्रता के बाद जो है भारत जैसे नए राष्ट्र कौन कौन सी चुनौतियाँ थी? राष्ट्र के सामने कौन कौन सी नई चुनौतियाँ थी स्वतंत्रता के बाद, ये पूछे गए। आंसर में पहला नंबर चुनौती लिखेंगे। क्या लिखेंगे? तो थोड़ा सोच समझ कर लिखने का प्रयास करें। जैसा कि मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, यहाँ पे साफ सुथरा लिखने का प्रयास करें। जो भी लिख रहे हैं, 2 ही लाइन लिख रहे हैं, अच्छे से लिखने का प्रयास कीजिए। और अच्छा लग रहा है क्लास तो एक बार वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर दें अपने भाई बहन दोस्तों के पास। अकेला जो है मौज मस्ती ना करे ऐसे प्रश्न को देखकर। तो सबसे महत्वपूर्ण चुनौती भारत के सामने भारत जैसे विशाल देश को राष्ट्र के रूप में बनाना, या उसे निश्चित करना कि विभिन्न जाति, धर्म, भाषा और संस्कृति व भौगोलिक वाले लोगों में राष्ट्रीयता अर्थात भारतीयता के सूत्र में बांधकर उन्हें एकता के सूत्र में बांधना था। यह सबसे महत्वपूर्ण चुनौती थी कि भारत के सामने भारत जैसे विशाल देश में राष्ट्र के रूप में बनाना और निश्चित करना कि विभिन्न जाति, धर्म जो भी है, अलग अलग जातियों के जो भी और अलग अलग भाषा के, अलग अलग संस्कृति के रहने वाले लोगों के बीच में राष्ट्रीयता रहे तथा भारतीयता सूत्रों में सभी लोग बंधे रहे। यही जो था, ये पहला इनका क्या था? एम था। दूसरा क्या है? दूसरी चुनौती भारतीय प्रशासकों के लिए भारत में प्रजातांत्रिक प्रणाली के लिए आवश्यक है। ये दूसरा नंबर पॉइंट था। तो टोटल 7 क्वेश्चंस का डिस्कशन आज के इस लेक्चर्स में हमने किए हैं, जो कि काफ़ी एमबीबीआई है। प्रीवियस ईयर में बार बार प्रश्न ये पूछा गया था, और ऑलरेडी ये प्रश्न जो है 2024 में भी पूछा गया है। तो याद रहे, ये सवाल जो है 2025 आने वाले एग्जाम 10 दिन बाद है। और फटाफट से ऐसे प्रश्न को जरूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें कि आज का लेक्चर्स आपको कैसा लगा, कौन सा सब्जेक्ट का और भी आपको क्वेश्चंस चाहिए। ये अपना अपना कमेंट राय जरूर देंगे वीडियो के कमेंट में। और प्यारे बच्चों, एक बार शेयर कर दीजिएगा आज के इस लेक्चर्स के लिए, तो एक शेयर बनता है। तो मिलते हैं फिर से अगले लेक्चर्स में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद एंड जय भारत।